नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार 8वें दिन ये मुद्दा लेकर आए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गए 7 सालों से जेल में ऐसे अरेस्ट करके रखा है जैसे हिंदुस्तान में मुगलों का या ब्रिटिशों का राज है। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये हिंदुस्तान आज़ाद है, ऐसा कैसे कहेंगे? खास करके तब जब कोई साध्वी बनी हुई व्यक्ति जिसने अपना परिवार त्याग दिया और समाज के लिए काम करने के लिए बाहर निकली, ऐसे व्यक्ति के बारे में भी अगर सरकार का, न्यायालय का, व्यवस्था का और समाज का यही रवैया है तो फिर लोग देश और धर्म की सेवा के लिए आगे कैसे आएंगे? आज के मुद्दे में हमारे साथ इस कार्यक्रम में वकील भी जुड़े रहेंगे और साथ साथ में आप भी हमेशा की तरह अपनी आवाज़ को अपने घर से, आप जहां पर भी है वहां से फ़ोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम विदाउट एडिट उसको दिखाएंगे। आज मुद्दे पे पहले साध्वी प्रज्ञा जी के साथ जो नाइंसाफी की गई, उन पर जो अत्याचार किए गए, वो पूरी दास्तान अभी और लंबी है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो साध्वी जी दूसरे केस पर अत्याचार और अन्याय होते नहीं देख सकती थी, उनके साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार किए गए जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, आपकी आत्मा भी कराह उठेगी। उनको न सिर्फ मारा गया बल्कि इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से मारा गया कि आज तक साध्वी जी अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाई। अत्याचारों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। उनको कसाई की तरह बेल्ट से पीटा गया। अत्याचार का आलम यही नहीं थमा। कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा गया और खाने में मात्र एक रोटी दी गई, और वो भी सूखी। खाने में साध्वी जी को नमक तक नहीं दिया जाता। एक तरफ तो बड़े बड़े अपराधियों को जेल में बिरयानी खिलाई जाती है, दूसरी तरफ साध्वी जी को नमक के लिए भी तरसना पड़ा। साध्वी जी को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। जिस मानवता के कल्याण के लिए साध्वी जी ने घर का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया, अत्याचारों का आलम यह है कि उनके शरीर पर लगे जख्मों को देखकर मानवता को भी शर्म आ जाए। उनकी बहन के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। उनके पिताजी की अंत्येष्टि पर भी मात्र उन्हें कुछ घंटों की छूट दी गई। उस पर तत्कालीन सरकार ने राजनीति किया। उनकी रिहाई ना हो इसके लिए उन पर मकोका लगाया गया। साध्वी जी से उनके परिवार वालों तक को मिलने नहीं दिया गया। परिवार वालों ने हर संगठन, हर सरकारी दफ्तर में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग में भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार पत्र लिखे गए लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। साध्वी जी की रिहाई के लिए जो संघर्ष उनके परिवार ने किया, उसमें उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। हालांकि पिछले 6 दिनों से मुहिम चलाने के बाद कुछ संगठन सड़कों पर जरूर उतरे हैं और साध्वी जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग खामोश हैं। पिछले 7 सालों से साध्वी जी पर हुए अत्याचारों की कहानी सुनकर हैरानी होती है। साध्वी जी से पूछताछ के दौरान उनके हाथ पैर बांधकर बेल्ट से मारा गया और अभद्रता की सारी हदें पार कर दी गई। आज उनकी हालत जेल में काफी गंभीर बनी हुई है। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। वो अपने पैरों से लाचार हो गई हैं और उनका इलाज तक ठीक से नहीं किया जा रहा। उन्हें 14 दिनों तक जानवरों की तरह पीटा गया। उनके शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां बेरहमी से उन पर डंडे न बरसाए गए हों। आखिर साध्वी जी का कसूर क्या था? यही कि वो मानवता की सेवा करना चाहती थी? यही कि समाज के कल्याण के लिए साध्वी जी ने अपना सारा जीवन दान कर दिया था? या ये कि कुछ लोगों की आंखों में साध्वी जी खटकने लगी थी? सभी राजनेता खामोश हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर के चक्कर काट काट कर उनका परिवार थक गया है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं। कोई भी साध्वी प्रज्ञा जी पर हुए अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने को तैयार नहीं। सवाल ये नहीं कि हम कब और कितने देर में जागेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे, बल्कि सवाल ये है कि जो प्रताड़ना साध्वी जी ने जेल में रहते हुए सहन की, उसकी भरपाई कौन करेगा? साध्वी जी पर जो अत्याचार किए गए, उनके परिवार को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हमारे साथ अनीश गुप्ता जी और जेपी शर्मा जी, 2 एडवोकेट्स जो साध्वी जी का इस पूरे केस को देख रहे,
उनमें से ये दो प्रमुख लोग इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। हमने साध्वी जी के परिवार के साथ भी 2-3 दिनों तक कार्यक्रम किए, आपके सामने पिछले हफ्ते भी बिंदास बोल में इसी विषय पर लगे रहे, और आज हम वकीलों के नज़र से इस पूरे केस को देखेंगे और आखिर ऐसा क्या है कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी प्रताड़ना जो और किसी की नहीं हुई वो साध्वी प्रज्ञा की ही क्यों है। जेपी शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपको सुरेश जी बधाई देता हूं कि आपने देश के एक ऐसे संत का मामला उठाया है जिस पर कि सारे मानवाधिकार के जितने भी आयोग हैं वो आज तक सब चुप रहे। सारी महिला आयोग आज तक चुप रही, ना महाराष्ट्र से किसी की आवाज़ आई, ना केंद्र से किसी की आवाज़ आई। ऐसा लगता है कि ये साजिशन किया गया। एक ऐसी संत जिसका किसी भी मामले से कोई सामाजिक जीवन से कोई लेन देन नहीं था, उस महिला को इन्वेस्टिगेशन के बहाने, जांच के बहाने से बुलाया गया और 13 दिन तक इलीगल कस्टडी में उनको रखा गया। आज तक एजेंसी, किसी भी एजेंसी के किसी अधिकारी ने इस बात की जांच नहीं की कि 13 दिन तक इस महिला को क्यों रखा गया। आज तक मैं पूछना चाहता हूं सारी जांच एजेंसियों से, उन महिला आयोगों से, क्या किसी ने आज तक पूछा कि इस महिला की जांच करते हुए वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? क्या उसका कानूनी अधिकार नहीं था? बिल्कुल, उसमें महिलाएं क्यों नहीं थी? पुलिस की तरफ उसमें से महिलाएं क्यों नहीं थी? महिला अधिकारी क्यों नहीं थी? सामाजिक जो है संगठन की महिलाएं क्यों नहीं थी? ये सारा प्रश्न खड़ा होता है क्योंकि उनसे जांच नहीं करनी थी, उनको तो फ्रेम करना था, ऐसा सारे आधारों पर हमको लगता है। बिल्कुल अनिल जी, जिस आधार पर साध्वी जी को अरेस्ट किया गया, कहा जाता है कि उनकी गाड़ी उस बॉम्ब ब्लास्ट में यूज की गई इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि इतने सालों बाद भी उस गाड़ी पर केवल एक जगह पर नंबर पाया गया, बॉडी पे, चेसी पे, जो बॉम्ब धमाके के बाद जो गाड़ी बची है उसमें, और बाकी जगह पर दूसरा ही नंबर पाया गया। तो अब तो यह भी ध्यान में आ रहा है कि इसका मतलब गाड़ी को भी प्लांट किया गया था। बिल्कुल। उनकी मोटरसाइकिल जो बेची गई उन्होंने उनके पास थी, उन्होंने ऑलरेडी बेच चुकी थी, और वो मोटरसाइकिल किसके पास थी, केवल इतने इंट्रोगेशन के लिए उनको बुलाया गया था। वो इंट्रोगेशन के लिए जाती है और उसके बाद एट द मोस्ट उनको एक गवाह बनाया जा सकता था इस केस में, लेकिन वो गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुई या उनकी जो ATS की बातों को नहीं माना, इसलिए उनको इस केस में स्पेशली फ्रेम किया गया। और मोटरसाइकिल में आज तक अभी ये आइडेंटिफाइड नहीं है जो मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ वो एक्चुअली इनको बिलोंग करती है कि नहीं करती। इसका कोई रिकॉर्ड, कोई प्रूफ आज तक NIA, तो फिर ATS या NIA अंदर रखने के लिए आधार क्या है? आधार केवल इनके जबरन इनको एलिगेशन था, फ्रेम करना था, केवल वो साध्वी है, साधुओं को बदनाम करने की एक साजिश थी। तो फिर अगर हमारा कानून इतना कमजोर है कि जो इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से किसी को डिटेन कर सकता है, एक तरीके से डिटेंशन है, इनलीगल जेल में डाला है, हॉस्पिटल में डाला है, इतनी बुरी अवस्था होने के बावजूद भी उनको छोड़ नहीं रही है, तो फिर तो ये कानून किसी काम का नहीं इस देश का। बिल्कुल सुरेश जी, इलीगल डिटेंशन में हमारे यहाँ कानूनन व्यवस्था है कि जिस दिन किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं विदिन 24 आवर्स हमको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन इस केस में साध्वी प्रज्ञा को बुलाया गया और बुलाने के बाद 13 दिन टार्चर करने के बाद भी उनको मजिस्ट्रेट के पास 14वें दिन पेश किया गया, जो कि सरासर गैर कानूनी है। नहीं, ये तो है ही, मैं आगे की बात कह रहा हूं कि 7 साल जेल में रखा है, और 7 साल जेल में रखने के लिए जो एक मोटरसाइकिल आधार है ऐसा कहा जाता था अब तक, अब ये भी ध्यान में आ रहा है कि वो मोटरसाइकिल भी आधार नहीं है, तो फिर आधार है क्या? जेपी शर्मा जी। मैं इसमें एक सामने आपके एक पक्ष रखना चाहता हूं सुरेश जी, कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह कहा कि वहां पर कई मोटरसाइकिल थी, कई साइकिलें थी। आज तक एजेंसी ने इनके अलावा किसी और मोटरसाइकिल को ना जो कब्जे में लिया, ना उनके आदमियों को आज तक इन्वेस्टिगेशन किया, ना उनको मुलजिम बनाया, ना उनको गवाह बनाया। खाली एक ही मोटरसाइकिल ये कहकर के ये साध्वी की है, इसमें इनको फ्रेम कर दिया गया। सवाल ये है कि कानून में ये कैसे साबित हुआ 7 सालों में आज तक? अभी तो इस केस में चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए, अभी तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई।
ये अकेला देश का एक ऐसा केस है इतिहास में, 70 सालों के इतिहास में, जिसमें 7 सालों में मुलजिम कस्टडी में है, एक संत है, कैंसर से पीड़ित है, महिलाएं हैं, चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और उसको जमानत के लिए कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अन्याय है एक संत के साथ, एक नागरिक के साथ। इस अन्याय के ऊपर इस देश की जनता को बोलना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पर ईमानदार न्यायाधीश है, सख्त कानून है, एक अच्छी देश की व्यवस्था है, ये तो सब खोखला है। ये क्या काम का है इस देश का? मुझे बहुत अफसोस होता है सुरेश जी कहते हुए कि इस न्याय व्यवस्था के अंदर जिस व्यक्ति को आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बुला के लाए, किसी आज तक एजेंसी ने उन ऑफिसर्स के खिलाफ कि जिन्होंने 13 दिन तक उनको इलीगल कस्टडी में रखा, उनको टॉर्चर किया, उनको हॉस्पिटल में उसी इलीगल कस्टडी के दौरान हॉस्पिटल में दाखिल कराया, उनका इलाज कराया, उन आदमियों के खिलाफ आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को बुक तक नहीं किया गया, किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और उसी इलीगल डिटेंशन पीरियड में, इलीगल कस्टडी में जिन लोगों ने टॉर्चर किया, उसी पीरियड को अदालत ने यह कहकर मान्य नहीं किया कि ये पीरियड हम मानते नहीं हैं, और उनको बेल डिनाई कर दी गई। जब हमने 167(2) में वहाँ बेल मांगी, हमने कहा 10 तारीख से 10 अक्टूबर से वो कस्टडी में थी, तो अदालत ने कहा हम उस पीरियड को नहीं मानेंगे। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है? आप मुझे मेरे घर से बुलाते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे इलीगल कस्टडी में रखते हैं, मेरे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, और ये कैसे हो सकता है कि जब आप गिरफ्तारी की बात हो तो आप जिस दिन मुझे गिरफ्तार दिखाएंगे उस दिन से मेरा पीरियड चालू होगा? ये संविधान के साथ बहुत बड़ा मजाक है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साधी है। मैं समझता हूँ ये चुप्पी साधना नहीं है, ये एक साजिश का हिस्सा है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, बहुत राम शास्त्री जैसे कई, चलिए सारे तो बेईमान नहीं है, कुछ तो ईमानदार होंगे, किसी ने तो ईमानदारी के साथ इस केस की तरफ देखा होगा, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? मैं अनेकों बार दीदी से मिला हूं व्यक्तिगत रूप से, और दीदी से मैंने बातचीत की है। वहां पर कई ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने दीदी की गिरफ्तारी का विरोध किया, जिन्होंने दीदी के बारे में कहा कि आप गलत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों को वहां से हटा दिया गया। कालू चौकी में जो वहां पर जहां भी इनको बैठाया गया, जहां इनको लाया गया, वहां कुछ ऑफिसर्स थे, मिस्टर खानविलकर थे, मिस्टर परमिंदर सिंह थे, उन्होंने पर्टिकुलरली टॉर्चर किया, ये कहकर हमारे ऊपर का बहुत प्रेशर है, हमारे ऊपर का बहुत प्रेशर है, इनको टॉर्चर करना ही है, इनको फ्रेम करना ही है। ऐसे ऑफिसर्स के साथ मैं तो इस समय वर्तमान सरकार से कहूंगा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार, न्यायालय क्या कर रहा है? न्यायालय कहाँ है? देखिए, कानून में एक व्यवस्था है। कानून ये कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब कोई चार्जशीट आ जाएगी, उस चार्जशीट पर आरोप तय होंगे। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ऐसा है कि 7 साल बाद भी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, चार्ज पर बहस नहीं हुई है, और 7 साल से मैं कस्टडी में हूं। यह अन्याय है, ये कानून के खिलाफ है। भाई वकील ही कहेंगे कि अन्याय है, तो न्याय किसके पास मांगेंगे? हम बार बार कह रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही, हमने सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं, आप नीचे की अदालत में जाइए, आप वहां अपनी बात कहिए। इसीलिए उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से जो मामला है अब जो है नीचे के न्यायालय में भेजा है। अब मैं समझता हूं आने वाले समय में इसकी जो है कार्रवाई शुरू होगी। चलिए, हम इस केस में आपके पास, कॉलर के पास भी आएंगे, आपके पास भी आते रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। अशोक पांचाल, दिल्ली शाहदरा से। हाँ हाँ सुरेश जी, जो साध्वी प्रज्ञा की एक गलती रही है थोड़ी सी, कि उन्होंने कोई मोटरसाइकिल बेची थी। जब ये विस्फोट हुआ था ना, तो मोटरसाइकिल, उससे पहले कोई मोटरसाइकिल बेची थी, और वो मोटरसाइकिल नाम ट्रांसफर नहीं कराया, और उस मोटरसाइकिल में उसकी साध्वी प्रज्ञा का नाम आया। चलिए, धन्यवाद। गलत जानकारी मत दीजिए, जरा कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए, उसके बाद कॉल करके बात करिए। अगले कॉलर। जय हिंद। गाजियाबाद से बोल रही हूँ। हाँ। पिछले 8 दिनों से आपका कार्यक्रम देख रही हूँ। हाँ। अच्छी पहल के लिए धन्यवाद। मैं पूछना चाहती हूँ कि साध्वी बहन प्रज्ञा ठाकुर को बिना अपराध साबित हुए इतनी प्रताड़ना क्यों? कैसी प्रक्रिया है ये? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि वो बहन निर्दोष हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। और आखिर बिना आरोप के वो अभी तक जेल में क्यों हैं? धन्यवाद। चलिए, देश के लोगों के तो इनोसेंट सवाल है,
कि आखिर ये हुआ ही कैसे है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में लोग अब जाग रहे हैं, उनके पास सत्य पहुंच रहा है, तथ्य पहुंच रहा है। हिंदुस्तान में कई करोड़ लोगों ने अब पिछले 8 दिनों में सोशल मीडिया से लेके आम जो बोलचाल के जहाँ पर चर्चा होती है, बातें होती है, ऐसी जगह पर भी बात करना शुरू किया है। और सुदर्शन की इस पहल का निश्चित तौर पर लोगों के सामने सत्य उजागर होने में उपयोग भी हुआ है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। आप जो काम कर रहे हैं देश के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। जो प्रताड़ना ये साध्वी जी को दी जा रही है, इसी तरह ये हमने भी झेली है अपने घर में, क्योंकि मेरे फादर भी संघ के बहुत बड़े लीडर थे। वो 2 बार जेलों में गए हैं, उनको भी कांग्रेस सरकार ने इसी तरह प्रताड़ित किया है। और हमने भी घर में, जैसे साध्वी की बहनें जेल रही हैं, इसी तरह हम भी जेलते थे। हेलो, धन्यवाद। तो प्रताड़ना का हिंदुस्तान में इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है। मुगलों ने भी यही किया, ब्रिटिशों ने भी यही किया, और ब्रिटिशों को भगाने के बाद जो हिंदुस्तानी नाम से यहाँ पर आए, उन्होंने भी रास्ता वही अपनाया। फिर वो सावरकर को प्रताड़ित करने की घटनाएं होती हो जो कि आज़ादी के आंदोलन में हुई, या उसके पहले भी मुगलों के खिलाफ ऐसे आवाज़ उठाने वाले लोगों के खिलाफ प्रताड़ना की केसेस होती रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि जिस हिंदुस्तान को हम आज़ाद हिंदुस्तान कहते हैं, उसी में ये जब घटनाएं घटती है तो निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तानियों के दिल पर सवाल आता है बहुत बड़ा बोझ के साथ कि आखिर हम आज़ाद है क्या? शर्मा जी, ये आज़ादी कैसे है? ये आज़ादी के नाम पर आज़ादी नहीं है। ये सरकारों के द्वारा नागरिकों की आज़ादी के साथ जो है उनका दुरुपयोग है। मैं एक पक्ष इसमें और आपको बताना चाहता हूं सुरेश जी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, जब भी किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसकी न केवल जांच होती है, 24 घंटे में उसके परिवार को सूचना दी जाती है। क्या आज तक जांच एजेंसी ने इस बात की कहीं जांच की कि क्या साध्वी के परिवार को संपर्क किया गया? किसी को बताया गया कि हम इनको लेके जा रहे हैं? किसी को बताया गया कि हम इनको यहाँ इलीगल चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब उस 13 दिन के डिटेंशन के आगे जब हम बढ़ते हैं और केस जब शुरू हुई है, तो उस केस में जो जज एक तरीके से अन्याय को नजरअंदाज करते रहे, क्या केवल ये राजकीय दबाव का परिणाम था, मीडिया के दबाव का परिणाम था, या क्या था? मुझे लगता है कि यूपीए के शासन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक ये घटना थी, क्योंकि उन्होंने संत समाज को चेन्नई से जो शुरू किया, हरिद्वार तक जाके रोका, और इसी कड़ी में उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को फ्रेम किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपीए शासन में संत समाज और हिंदुत्व को उन्होंने निशाना बनाया है, और ये अपीजमेंट और तुष्टीकरण की नीति के तहत किया है। मुझे लगता है शासकों को ये शोभा नहीं देता। कानून के साथ, नागरिकों की नागरिकता के साथ, नागरिकों के अधिकारों के साथ ऐसा खिलवाड़ शासकों को नहीं करना चाहिए, जैसा इस केस में उस समय के शासकों के द्वारा किया गया है। वो तो खिलवाड़ करने के लिए ही जो लोग सत्ता में आते हैं, वो तो और क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो आना ही एक एजेंडे के साथ है कि कुछ लोगों को खत्म करना है, कुछ विचारधारा को तोड़ना है, उसके ऊपर की श्रद्धा को भी नेस्त नाबूद करना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मेरा मानना ये है सर कि अगर सोनिया और दिग्विजय अगर हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं तो आरएसएस और बीजेपी ये 7 सालों तक इसका विरोध क्यों नहीं किया? किसका विरोध? हेलो, हाँ हेलो, प्रज्ञा जी के अन्याय का विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आनी जी के पास जाऊंगा। जो इनका सवाल है कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने जिस मजबूती के साथ विरोध करना चाहिए था, साध्वी के साथ खड़ा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ज्यादातर कॉलर का मानना है। ये मानना बिल्कुल गलत है। साध्वी प्रज्ञा के साथ पूरा हिंदू समाज और सारे संगठन हमेशा खड़े रहे हैं और पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन लीगल प्रक्रिया ऐसी रही कि उनको जमानत आज तक नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इवन जो कन्विक्शन के खिलाफ अपील होती है, जहां पर ट्रायल हो गया, कंक्लूड हो गया और कन्विक्शन सिद्ध होने के बाद भी अगर अपील पेंडिंग होती है और
हाफ ऑफ द सेंटेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड तो उसको तुरंत बेल देती है सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन इस केस में 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं है। उस केस में भी उनको ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन आप कितना करना है। इन्वेस्टिगेशन उनको मोटरसाइकिल पूछनी थी वेदर इट बिलोंग्स टू यू और नॉट। इसके अलावा वो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इस केस में साध्वी प्रज्ञा से? इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कोई बचता नहीं है। उसके बावजूद भी आज तक वो जेल में है। इन्वेस्टिगेशन इनके सोफार साध्वी प्रज्ञा इज कंसर्न, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज तक कोई चार्जशीट जो इनकी फाइल नहीं हो पाई है, चार्ज फ्रेम नहीं हो पाए हैं। ये ऐसा कब तक चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक सभी इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है न्याय व्यवस्था की। लेकिन आप लोग अगर हताश है, मतलब वकीलों को ही लगता है कि इस व्यवस्था के सामने, अंधी व्यवस्था के सामने कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर दूसरा विचार करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, लेकिन न्याय व्यवस्था पे विश्वास रख के ही काम करना होता है। ये तो जो अविश्वास है, आप खुद कह रहे, नजरअंदाज किया गया, राजनीतिक दबाव था। राजनीतिक दबाव था। और अभी भी ये मकोका हटाने की केवल हमको 2011 से SLP पेंडिंग थी और 2015 में जाके आज भी सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाई कि इस केस में मकोका लगेगा कि नहीं लगेगा। 5 साल बाद जजमेंट आने के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पा रही है इस केस में मकोका लगना है कि नहीं लगना। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है। तीस्ता सेतलवाड़ को फोन पे जमानत मिल जाती है हाँ बिल्कुल, और साध्वी को नहीं मिलती। इसका मतलब फिर या तो फिर वो वकील ज्यादा प्रभावी है, आप लोग प्रभाव नहीं पा रहे हैं। इस केस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रोल को भी आप नहीं, क्या कारण है? मतलब क्या वो वकील ज्यादा फीस लेते हैं या आपकी जजों की दुश्मनी है? आम आदमी का सवाल पूछ रहा हूं मैं। मुझे पता है कि इसके कारण और है, लेकिन इस देश का जो आम आदमी, उसके मन में ये है कि आखिर साध्वी जी के वकील क्यों नहीं छुड़वा पाए। सलमान का वकील वहां पर जाता है, चार्टर फ्लाइट से जाता है और कुछ मिनटों में छुड़वा के लाता है। ये कैसे हो सकता है? साध्वी के केस में ये है कि पूरा सिस्टम, जैसे इस कॉन्स्पिरेसी ऐसी है कि पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, ऐसा तो मुझे ये लगता पूरा है। सिस्टम को सजा देना, इस सिस्टम को बदलना, इस दिशा में भी तो हिंदुस्तान ने आगे बढ़ना चाहिए ना। केवल राज सत्ताएं बदल के बात नहीं बनेगी, राजनीतिक दल बदल के बात नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बदल के बात नहीं बनेगी। इस गंदी सड़ी हुई सिस्टम को भी बदलना होगा और उसके लिए भी हिंदुस्तान को आगे आना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी, बोलिए। मैं कुसुमलता बात कर रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 3-4 दिन से जो मैं आपका ये प्रोग्राम देख रही हूँ, साध्वी जी की पहल के लिए पहली बात तो धन्यवाद। और साध्वी जी के साथ बिना अपराध के जो इतना अत्याचार हो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बताइए। हम सारे लोग क्या सड़कों पर उतर आए, ऐसा चाहते हैं? धन्यवाद। मैं वकीलों के पास ही चलता हूं। शर्मा जी, आखिर इस देश का आम आदमी जो साध्वी जी को मदद करना चाहता है, उसके हाथ में कितने ऑप्शन हैं? देखिए, आज के डेट में मुझे लगता है कि जनता को काफ़ी जागरूक आपके माध्यम से हुई है। जनता आवश्यकता इस बात की है कि वो सरकार से इस बात की मांग करे कि तुरंत प्रभाव से साध्वी को जमानत पर छोड़ा जाए। एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है, मैं अभी तक ये व्यवस्था को नहीं समझ पाया हूँ। मैं माननीय न्यायालय से ये पूछना चाहता हूँ, एक महिला जो साध्वी है, संत है, कैंसर से पीड़ित है, अपने आप उठ भी नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, उससे किस प्रकार का खतरा हो सकता है? केंद्र सरकार और उसको केंद्र सरकार भी इसको विचार करे। नोटिफिकेशन और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जो क्योरेबल नहीं है, उसको तुरंत जमानत दे देनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता, अदालतें इस बात को जानती हैं, बिल्कुल सरकार इस बात को जानती है। मालेगांव धमाके में जिन लोगों को छोड़ा गया, जो साध्वी जी के पहले अरेस्ट किए गए थे मुस्लिम समाज के लोग, उन लोगों को तो केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर ने पहले दिल्ली में बयान दिया और उसके बाद कोर्ट ने में वहां पर जाकर एजेंसी ने बयान दिया। ये अगर हो सकता है तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकती? मैं सुरेश जी आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, 70 साल के आज़ादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार के व्यक्ति ने ये बयान दिया हो कि हम उनकी बेल एप्लीकेशन अपोज नहीं करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है। और उस कहने पर नीचे न्यायिक अधिकारी के सामने
एजेंसी ने ये कहा कि हायर ऑफिसर्स ने हमारे डिसाइड किया है कि हम इसको अपोज नहीं करेंगे। और वो जो लोग एक्चुअल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट थी, जिनके खिलाफ नार्को टेस्ट थे, जिनके खिलाफ एविडेंस थे, जिनके खिलाफ 164 के मजिस्ट्रेट के सामने बयान थे, जिनसे रिकवरीज थी, उन सभी तथ्यों को नकारात्मक है, उनको बेल दे दी गई। और साध्वी जिसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है आज तक, उसको 7 साल से कस्टडी में रखा हुआ है। हम तो यही मतलब ये बयान जो था वो पी चिदम्बरम ने दिया था, नाम लेने में हर्ज नहीं, बिंदास में डरिए मत। यहाँ पर हम, हाँ, मैं ये तो अगर पी चिदम्बरम दुश्मनी के लिए किसी निर्दोष को दोषी ठहराकर अत्याचार अन्याय करने के लिए अगर गैर कानूनी काम कर सकते हैं, तो राजनाथ सिंह एक निर्दोष को छुड़वाने के लिए कानूनी काम क्यों नहीं कर सकते? हमने सरकार से मांग की है सुरेश जी कि इस सारे मामले पर वो तुरंत जांच करे। मैंने आपसे फिर कहा एक बात कि साध्वी इस केस की एट द बेस्ट अगर कुछ हो सकती थी तो एक मजबूत कड़ी, एक गवाह हो सकती थी जो ये बताती हाँ वो मेरी मोटरसाइकिल थी या नहीं थी। क्योंकि नहीं चलिए उस बात पे नहीं जाते। हाँ, मुझे ये जवाब दीजिए और उनको मुल्जिम बना दिया गया। अगर चिदम्बरम ये कर सकते हैं तो राजनाथ सिंह क्यों नहीं? राजनाथ सिंह जी को सामने आना चाहिए और न्याय के हित में ये बात कहनी चाहिए। हमें सब जांच में, हमने सब जांच की है, हमने सारे कागजों की पड़ताल की है और ये वास्तव में निर्दोष है, इनको अदालतों के द्वारा छोड़ा जाना चाहिए। इतना सरकार में दम दिखाना चाहिए, लेकिन ये दम नहीं दिख रहा है। इन्हीं राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष होते हुए ये कहा था, साध्वी प्रज्ञा के ऊपर कम से कम 100 बार भाषणों में राजनाथ सिंह ने उल्लेख किया है। आखिर आप सत्ता के बाहर रहते अगर भाषणों में इनका उल्लेख कर सकते हैं तो सत्ता पे आने के बाद वो उल्लेख कहा जाता है। राजनाथ सिंह को इसका जवाब देना होगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने विषय लेकर आए हैं। लगातार 8 दिन से हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कह रहे हैं कि या तो सबूत दो या फिर जेल से रिहा करो। ना सबूत देने के लिए कोई तैयार है, ना जेल से रिहा करने के लिए तैयार है। और आखिर ये कानून व्यवस्था, सरकारें, ईमानदारी और सारी बातें है कहाँ? जब लोग सत्ता के बाहर होते हैं तो बड़े नारे और भाषण देते हैं, सत्ता में आने के बाद क्यों भूल जाते हैं? और खास करके राजनाथ सिंह, जिन्होंने बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को उठाया था। आडवाणी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। चलो आडवाणी तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन राजनाथ सिंह तो अब सत्ता में है और वही मंत्रालय उनके पास है जिस मंत्रालय ने साध्वी प्रज्ञा पर अन्याय किया है। और ऐसे में राजनाथ सिंह जी को इसका जवाब देना होगा और हिंदुस्तान ये जवाब पूछना चाहिए। हम आपके सामने स्क्रीन पर होम मिनिस्ट्री के भी नंबर चला रहे, महिला आयोग के भी नंबर चला रहे और ह्यूमन राइट कमीशन के भी नंबर चला रहे। अगर हो सकता है आज और कल तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, आप सोमवार को इन नंबरों पर ज़रूर कॉल करिए। और हिंदुस्तान के हर आम आदमी को ये सवाल पूछने का अधिकार है, इस देश के हर नेता का और हर मंत्री को, कि आखिर आपने पहले क्या बोला था और अब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद जी, बोलिए। जय हिंद जी। हाँ जय हिंद। मैं बोलती हूँ, मन का ये असाधारण समय नहीं है इस टाइम। तत्काल निर्णय और तीव्र क्रियाशीलता इसमें सारी जनता को, भारतवर्ष में सभी जनता को लेनी चाहिए। और इस प्रकार ये जो आग लगी हुई है, जो साध्वी जी के केस में जो इस तरह की है, इसके लिए हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे विवेकानंद हनुमान जी ने शीघ्र निर्णय ना लिए होते तो ये गौरव से वंचित रह जाते। हमें भी सब भारतवासियों के इकट्ठे होकर इसमें शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश के आम लोग, आम महिलाएं, देखिए क्या सीधी बात बोल रही है। तो ये क्या सीधा विषय बाकी लोग क्यों नहीं समझते? शर्मा जी। तो सुरेश जी, आपका ये चैनल ने जो इस मुहिम को चलाया है, ये जो आग आपने लगाई है और ये जो आपने जो बात आज शुरू की है, ये उस जामवंत की तरह होगी। मैं समझता हूँ जिस तरह हनुमान जी को ये कहा कि आप 100 योजन पार कर सकते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से जो देश के करोड़ों लोग जो है, देशवासी नागरिक,
इस चैनल को देखेंगे और इस बात को सुनेंगे, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनके मनों में टीस उठेगी और पूरे देश से ये आवाज़ उठेगी। और मुझे लगता है शायद भारत सरकार भी उस समय का इंतजार कर रही है कि लोग सड़कों पर आएँ, लोग अपनी बात कहें। शायद सरकारों को वही भाषा समझ में आती है। मैं माननीय गृह मंत्री से बात ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने उस दौर को देखा है, आपने उस अत्याचार को देखा है, आपने साध्वी के अत्याचार को देखा है, तत्कालीन सरकार के अफसरों को देखा है। आज आप निर्णय लेने में क्यों देरी कर रहे हैं? और ना केवल देखा है बल्कि आपने मुंह से बोला है, और कम से कम बोली हुई बात पर कायम रहना इस देश का संस्कार है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं रविंद्र काले महाराष्ट्र नासिक से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि साध्वी प्रज्ञा जी को आज तक जेल में रखा है। वो उस समय की जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। आज ये तो सरकार। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि एक ही मुद्दे को रिपीट ना करें, नए तर्क और नए मुद्दों के साथ बात को करें। ये तो हम कह ही रहे, इस सरकार को तो क्या हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो साध्वी जी के लिए खड़ा नहीं होगा। हम कह रहे कि अगर साध्वी जी में दोष है तो आप साबित करो और जो सजा हो सकती है वो दो, लेकिन अनिर्णय की स्थिति में 7 साल कितना लंबा पीरियड होता है। और अगर ये जब साबित हो ही जाएगा, क्योंकि अब तो आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है और सरकार के पास, जांच एजेंसी के पास तिनका भर भी सबूत नहीं है, तो अब तो छोड़ना वैसे भी पड़ेगा। तब 7 साल 8 साल जो भी पीरियड छूटने के बाद जाएगा, उन 7-8 सालों को कौन वापस लौटाएगा? एक ऐसी उम्मीद को जो हजारों लोगों के मार्गदर्शन के तौर पर आगे आई थी, एक ऐसी उम्मीद को जो एक धर्म की रक्षक के तौर पर आगे आई थी, और एक ऐसी शक्ति को जो भारत के विकास में, खास करके धर्म के और राष्ट्र के निर्माण में कुछ ना कुछ योगदान जरूर देती। इस नुकसान को भी कौन भरेगा और एक व्यक्ति के जीवन में भी उसके 7 साल कौन लौटाएगा? इस सवाल का जवाब भी देना होगा, और ये करने के लिए जो जिम्मेवार है उनको सजा भी देनी होगी। कॉलर। जय हिंद। मैं मंजू त्रिपाठी गोरखपुर से बोल रही हूँ। हाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सलमान खान और संजय दत्त को जब बेल मिल सकती है तो साध्वी प्रज्ञा दीदी को क्यों नहीं बेल मिल सकती है? उन्हें क्यों इतना सताया जा रहा है? क्या औरतों का और साध्वियों का यही है समाज में इज्जत? यही किया जाता है? यही, धन्यवाद। यही हो रहा है और यही हम कह रहे हैं कि यही तो हो रहा है, और ये होने के बावजूद हिंदुस्तान चुप है। सत्ता तो चुप है ही, मीडिया तो नजरअंदाज कर ही रहा है, न्यायालय फेल हो चुका है, पुलिस दबाव में थी, अगले आदेश तक कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये समाज कहा है जो अपने आप को जागरूक होने की बात करता है, उसका तो कहीं पर अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, बोलिए। वंदे मातरम। हाँ, ये जो आप देश के, मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ, ये आजाद देश कह रहे ना, ये मैं आजाद ना कह के नाकामयाब देश कहता हूँ। आपको छोड़कर हम सभी दोषी हैं साध्वी जी के मामले में। हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में, मुझे भ्रम हो गया है। समाचार पत्रों में संज्ञान लेकर न्यायपालिका अपने आप जो केस को डील करती है, तो इन साध्वी जी के मामले में वो न्यायपालिका कहाँ सो गई है? क्या ऐसी दवा सुना दी गई है सभी न्यायपालिका को, सभी भारत वालों को, कि साध्वी जी के बारे में हम सभी के सभी जो है लोग निंद्रा में सो गए हैं? और ये जो है काली पट्टी बंधी हुई होती है न्यायपालिका के अंदर। धन्यवाद। हम आपको एक स्क्रीन पर वीडियो भी दिखा रहे हैं, क्योंकि साध्वी जी की बहुत वीडियो भी कम है। ये वो वीडियो है जिसमें उनको जब देखिए वो उनका आवाज देखिए, कितनी यातना है। इसको दोबारा सुनवाइए जहां से ये शुरू हुआ था। ये मैं जरा बताना चाहता हूं, ये इंदौर में जब उनको लाया गया तब का वीडियो है, एयरपोर्ट पर जब लाया गया था। तो इस वीडियो में वो जो कहरा रही है वो आवाज आप सुनिए, ये दर्द की पुकार है। मुझे ट्रीटमेंट चाहिए।
जो मुझे समझ में आ रहा है, इसको एक बार रोकिए, मैं पहले बता दूं कि ये कह रही है कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, ये कहते हुए वो चिल्ला रही है, कहरा रही है, लेकिन इसको शुरू से दोबारा दिखाइए। मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने उसकी बात चाहूंगी। ये साध्वी प्रज्ञा जी की आवाज़ है, ये वीडियो है जिसमें वो अपने आप को ट्रीटमेंट चाहिए कह रही है, और किस आवाज़ में कह रही है, किस सुर में कह रही है। ये शायद सत्ता तो इस आवाज़ को सुन नहीं पाएगी, लेकिन हिंदुस्तान अगर सुन रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ करे। मैं वकीलों के पास चलता हूँ। शर्मा जी बताइए, क्या इस जज के, इस केस को सुन रहे जज के कान बहरे थे कि जिनको ये दुख भरी पुकार भी सुनाई नहीं दी? मैं सुरेश जी आपको बताऊं कि जिस समय का ये वीडियो है, उससे पहले जब इनको भोपाल से लाया गया था, मैं भोपाल में जेल के जेलर से मिला था। दीदी ने मुझे वहाँ बताया कि जेल में उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, आप सुन के वो सन्न रह जाएंगे। दीदी सीधी कुर्सी पे बैठ नहीं सकती है जैसे हम बैठे हैं। दीदी सिर्फ उनको जो इजी चेयर टाइप होती है, क्योंकि कमर में उनका इतना बैंड है, इतना दर्द है कि वो उस चेयर पे बैठती हैं। जेलर ने उनकी वो कुर्सी वहाँ से जेल से हटवा दी और दूसरी कुर्सी पर उनको बैठाया, जहाँ उनको इतनी भयानक पीड़ा हुई कि उनको इमीडिएट वहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और हॉस्पिटल में भी उन्होंने, डॉक्टरों ने वहाँ ये कहकर, जेल का प्रशासन का दबाव, इनको फटाफट वापस भेजो, क्योंकि इनके नाम पर वहाँ प्रशासन में जो लोग हैं वो कहते हैं कहीं भी ट्रीटमेंट ना हो, जहाँ जाएं डॉक्टर से कहें तुरंत डिस्चार्ज करो। कहीं इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने ही नहीं दिया वहाँ जेल प्रशासन ने। जेल प्रशासन ने भी इनको इतना टॉर्चर किया है जिसकी लिखित शिकायत हमने जेल के डीजी तक को दी हुई है, अदालतों में दी हुई है। और उसके बाद ही अदालतों ने कहा कि इनका इलाज, और आज भी इनकी इलाज की स्थिति मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों फिर मिलने गया था साध्वी प्रज्ञा जी से। ये भोपाल के एक खुशीराम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ अपना इलाज करा रही थी। वहाँ इलाज कराते कराते इनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वहाँ चिराई हॉस्पिटल में इनको दाखिल किया गया। मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए इनको ले जाया जाता है। आज भी ऐसे कठिन दौर से गुजर रही हैं, आज भी ऐसी दुर्दशा से गुजर रही हैं। और इनके इलाज के लिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, सरकार के ऊपर भार पड़ रहा है। ऐसे कितने केसेस बता सकता हूं जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी तक जेल में रहते हुए सरकारी पैसे से हुई है, लेकिन साध्वी के इलाज के लिए पैसे का बहाना बताया जाता है। गिलानी जैसे साफ कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं, दिल्ली में आकर सरकारी सब्सिडियों पर ऑपरेशन करवाते हैं, उनके लिए तो सरकार के तिजोरी पे भार नहीं पड़ता, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के ट्रीटमेंट के लिए सरकारी तिजोरी पर भार पड़ता है। ये कैसा भार है? ये तो ऐसा कहने वाले ही इस देश के ऊपर भार हुए हैं, उस भार को हल्का करना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी बोलो। ये हेल्पलाइन हम स्क्रीन पर चला रहे, ये साध्वी प्रज्ञा, जस्टिस फॉर साध्वी प्रज्ञा, ये हेल्पलाइन है। और इस हेल्पलाइन पर साध्वी प्रज्ञा को मदद करने की इच्छा जिन लोगों के मन में है वो कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। इस समय हो सकता है कि ये लाइन बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो आप लोग SMS भी कर सकते हैं, आपको ये लोग कॉल बैक भी करेंगे। जस्टिस फॉर साध्वी, यह हैशटैग भी ट्विटर पर चल रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मुझे ये कहना है। हेलो, बोलते रहिए। हाँ, जय हिंद। मुझे ये कहना है कि अगर साध्वी प्रज्ञा जी बेकसूर है और इन पे अन्याय हुआ है, तो जरूरत है एक अच्छे वकील की। अगर एक वकील अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उससे भी अच्छे वकील को किया जा सकता है।
नहीं, वकील हमें तो किसी यही कोर्ट बैठे के हुए हैं। खिलाफ बोलना ये नहीं चाहिए। वकील दोनों, तो अगर एक कोर्ट गलत फैसला देती है तो उससे भी बड़ी कोर्ट है, हम वहां भी जा सकते हैं हम। लेकिन तो बड़ी कोर्ट भी केवल एक लाइन की सुनवाई के लिए 5 साल लगाती है। 5 साल। देश की सर्वोच्च न्यायालय, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, कोर्ट करने के लिए यहाँ पर दोनों वकील बैठे हुए। आप बताइए सर्वोच्च न्यायालय का अप्रोच क्या था शर्मा जी? आप देखिए इस केस में कितनी बड़ी विडंबना है। जब सबसे नीचे की अदालत ने मकोका से इन सभी आरोपियों को बरी किया और इस मामले को रेगुलर कोर्ट में भेजा, तभी से न्यायिक प्रक्रिया ये इतनी लंबी चली है कि उसका 2015 में जाके निपटारा हुआ है। और सिर्फ एक लाइन के ऊपर चली है, सिर्फ एक लाइन पे, कि कॉग्निजेंस जो लिया गया वो ठीक लिया गया या गलत लिया गया। भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये लिखा हुआ है, किसी भी कस्टडी वाले मुलजिम को आप 14 दिन से ज़्यादा के लिए जेल नहीं भेज सकते। मैं हैरान हूँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया हुई है जहाँ मुलजिम को जो जेल में 7 साल से हैं उसकी पिटीशन को निपटाने में सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को 4 साल लग गए। ये न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा है। 4 साल लग गए। 2011 में पिटीशन फाइल हुई थी इस बात के लिए और 2015 में निपटारा हुआ है। और तो भी इतना ही क्या हुआ है, वो भी तो आधा अधूरा गोलमोल जवाब दिया गया है। वो भी इतना ही कहा गया है, वो भी इतना ही कहा गया है। 2 कदम आगे चले हैं, 6 कदम पीछे चले हैं, यही फैसला हुआ है। अभी भी उन्होंने कहा है आप नीचे चार्ज पर अपनी बात कही है। लेकिन ट्रायल कोर्ट के लिए भी तो कहा गया कि 1 महीने के अंदर वो निर्णय करे, रोजाना सुनवाई करे। वो कहाँ हुआ है? उसमें एक पक्ष और भी है। उन्होंने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो किसी कोर्ट को असाइन करेंगे और असाइन करने के जब वो अज्यूम करेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन है वो डिस्पोजल होंगी। लेकिन आज तक की डेट में भी उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को कहीं लागू नहीं किया है। अभी तक किसी जज को असाइन नहीं किया है। 28 अप्रैल पीछे लगी थी। इसी महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने जब राष्ट्रपति ने गो हत्या का कानून बनाकर भेज दिया था, तब ये कहते हुए वहां पर गो हत्या जारी रखने के लिए आदेश दिया था कि हमको सरकार, महाराष्ट्र सरकार के तरफ से निकलने वाले आदेश की प्रत लाके दिखाओ, उसके बाद महाराष्ट्र में हम गो हत्या लागू करेंगे, अन्यथा तब तक गायों को काटा जा सकता है। ऐसा इतना फौरी आदेश देने के लिए कोर्ट के पास टाइम है। और एक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देने के बावजूद, और वो भी खास करके 7 साल से अन्याय झेल रहे व्यक्ति के बारे में कोर्ट के पास टाइम नहीं है। आखिर महाराष्ट्र सरकार आई किस लिए है? क्यों वो पर कार्रवाई नहीं करती? क्यों महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री इस विषय में कोर्ट से अप्रोच नहीं करते? आखिर बात तो महाराष्ट्र सरकार के पुलिस की है ना। और जो भी 14 दिनों के अत्याचार हुए वो महाराष्ट्र सरकार के ही लोगों ने किए हुए, क्योंकि एटीएस उनकी थी। आखिर महाराष्ट्र सरकार भी पल्ला झाड़ेगी तो फिर आखिर लोग देखेंगे किसकी तरफ? कॉलर, जय हिंद। हाँ, हेलो, राम राम। बोलिए। राम राम, मुझे बोलना है, इतना अत्याचार जो हो रहा है साध्वी के लिए वो इतना भयानक है, जो आगे सरकार देश को ले जाना नहीं चाहिए, देश को आगे नहीं ले जाना चाहिए, उसको अपने संस्कार देना चाहिए। ऐसे जज और पुलिस वाले हैं जो, और जो ये बता रहे हैं इतना गंदा, उनके भी बच्चे हैं, भगवान ने दिया है ना, कल उनके साथ ऐसा हो, ऐसा मैं ऐसा श्राप दूंगी कि उनके साथ भी इससे ज्यादा अत्याचार उनके बच्चों के साथ, ऐसा जो अत्याचार उस साथी के साथ हो रहा है, मेरी माँ के जैसे है वो, मेरे तो हाथ पैर ढीले हो गए। ऐसा कमाल की बात है, ऐसा कैसा हो सकता है? आपने भारत, हम भारत में कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हमारे उनके साथ है, कल हमारे साथ ऐसा हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। इन कॉलर का नंबर लीजिए, जरा राजनाथ जी से बात करने के लिए इनको बताते हैं, तब तो कुछ समझ में आएगा। जो शायद क्या बोले अभी, उनके परिवार के साथ अत्याचार नहीं, न्याय होना चाहिए, न्याय की मांग करना चाहिए। और जितने अपराधी दोषी, जो पुलिस ऑफिसर्स, एटीएस के ऑफिसर जितने दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनके बच्चों को सज़ा देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों का दोष नहीं होता है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने, एटीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अत्याचार किए हैं, जो इस सब के लिए दोषी हैं, और जो इस साध्वी प्रज्ञा को 7 साल तक जेल में रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उनके जो उन्होंने फ्रेम किया है और आज तक कोई साक्ष्य नहीं दे पाए हैं, ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ
उनको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार को और भारत सरकार को भी उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके उनको उचित दंड देना चाहिए। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, मैं नासिक महाराष्ट्र से गणेश बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि अपने देश में ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होने वाला है? मतलब जो भी केसेस बनते हैं उसके ऊपर मीडिया ट्रायल करना शुरू कर देती है, और केस को किसी और डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत सा रोल मीडिया का ही होता है। ऐसा सब अभी दिखने में आ रहा है। मतलब मलाला का केस होता है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे पूरी वहाँ की मीडिया, विदेश की भी सारी मीडिया तो उनके सपोर्ट में आ जाती है। मीडिया के एंगल पे भी बहुत बड़ी चर्चा पिछले 8 दिनों में हो रही है, सोशल मीडिया में भी हो रही है, परिवार वालों ने भी साध्वी जी की थी। मैं जानना चाहूँगा अनित जी से, क्या अनित जी मीडिया ने भी जो प्रताड़ना साध्वी जी की है, जो उनके बारे में शब्दों को यूज़ किया है, जिस प्रकार की उनके गलती ना होते हुए भी उसको एंडोर्स किया है, आखिर इन चीज़ों के लिए उनका क्या करेंगे? मीडिया हाउसेस को भी जब तक कोई निश्चित डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो, उस तरह से किसी भी व्यक्ति को दोषी करार देना मीडिया में, जब तक कि अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं है जिस व्यक्ति के खिलाफ, उसको मीडिया में बार बार दिखाना कि वो हिंदू टेररिज्म की फेस है, हिंदू टेररिज्म कर रहे हैं, आतंकवादी है, ऐसा करके किसी व्यक्ति को दिखाना, ये अपने आप में एक अपराध है। ऐसा मीडिया को नहीं करना। अपराध सब कर रहे हैं। मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी, आखिर ऐसा हुआ क्या कि हर सेक्शन ने या तो चुप्पी छा दी या फिर उसने बेईमानी की? ऐसा क्यों हुआ? मेरा निवेदन इसमें यह है सुरेश जी कि मैं मुंबई भी इस केस के दौरान गया हूं, मैं भोपाल भी इस केस के दौरान गया हूं, मैं देवास भी इस केस के दौरान गया हूं। मैंने कई दफा टीवी इंटरव्यूज दिए हैं। मीडिया बहुत आता है लेकिन छापता नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, ऐसा क्यों। इसलिए क्योंकि आपके तरफ से कुछ मसाला मिलेगा, निगेटिव मिलेगा तो जरूर चलेगा। नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप इंटरव्यू लेते हो, मैं इंटरव्यू देना बंद कर दूंगा क्योंकि आप छापते नहीं हो। वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं शाम तक जाते जाते एजेंसी का दबाव हमारे पास आ जाता है। वो कहते हैं एजेंसी जिस एरिया में जाती है वहां सुपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस देश में एनआईए के रोल के बारे में भी इस देश की सरकार को विचार करना होगा। इस इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं मानता, इसके लिए दम भी चाहिए। एएनआई की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे फोन करे और मुझे कहे कि कार्यक्रम अपने पॉलिटिकल बोसेस के इशारे पे उन्होंने ये सब किया है। नहीं, लेकिन एएनआई ने मुझे दबाव नहीं डाला। मैं कहता हूं आखिर आप में हिम्मत होनी चाहिए ना कि एएनआई के दबाव में आप आए, ऐसी करतूत आपकी होगी तो आपको भी कहेगी जी। आप में वो हिम्मत होनी चाहिए। चैनल और पेपर चलाते किस लिए अगर ऐसे अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत? मैं लगभग 5 महीने पहले सुरेश जी एनआईए के दफ्तर में वहां के डायरेक्टर से मिला था। मैंने डायरेक्टर को लिखित में शिकायत दी थी कि आपका एक अफसर जिसका नाम विशाल गर्ग है, उसने इस केस में बहुत जाति की है, महाराष्ट्र के ऑफिसर्स ने बड़ी जाति की है, आप एनआईए की एजेंसी हैं, आप इस पर लगाम लगाइए। कोई उसका परिणाम नहीं हुआ। हमने माननीय गृह मंत्री जी को इस बारे में चिट्ठी लिखी कि ये अत्याचार हुए, आप इसकी जांच कराइए। सब चिट्ठियां सब दफ्तरों में गई हैं, सबके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं। मैं हैरान हूं कि मीडिया हाउसेज ने इस मामले को कभी उठाया नहीं। और छोटी छोटी बात पर जो महिला आयोग, एक कवि ने कुछ कह दिया तो 4 दिन तक चला दिया। महिला आयोग की जो है अध्यक्षा ने उसके बोला एफआईआर तक दर्ज कर दी। साध्वी के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, कोई महिला आयोग नहीं बोला, अध्यक्षा कहीं बोला ही नहीं। साध्वी जी के परिवार को मिली नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मीडिया वाले आने वाले थे, इसलिए उन्होंने मेकअप में कुछ घंटे लगाए क्योंकि मीडिया को बाइट देनी थी, और इसलिए साध्वी जी के घर के लोगों को मिली नहीं। ऐसे लोग अगर महिला आयोग में हैं तो उस देश की महिलाएं सुरक्षित हो, ऐसी कल्पना आशा रखना ही मूर्खता है, और हिंदुस्तान मूर्ख बनाया जा रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सूर्य जी नमस्कार। हाँ, ये साध्वी जी असल में पाकिस्तान जेल में है कि हमारे हिंदुस्तान जेल में है? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहा कि किस जेल में? कसाब जैसे आदमी को हमारे हिंदुस्तान जेल ने करोड़ रुपए खर्चे किए इनके आस्पत्रि के पीछे। सोनिया गांधी क्या कर रही है? सोनिया गांधी को सबसे पहले तड़के के पीछे रखना चाहिए। नमस्कार सर, इससे ज्यादा ही बोल दे रहे हैं लोग।
ये तो सबसे बड़ा सवाल है और एक लाइन का सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार और न्यायालय इसका जवाब दे कि आखिर साध्वी भारत के जेल में है या पाकिस्तान के जेल में है। अनित जी, ये वर्णन तो भारत के जेल का नहीं हो सकता। बिल्कुल, जेल में भी व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है, उन सब की सुविधाएं तो देना सरकार का कर्तव्य है। और उसके बावजूद वहाँ पर जो, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि भी उनको कुर्सी तक उनसे छीन ली गई ताकि वो दर्द से, तकलीफ से ही मर जाए। बिल्कुल शर्मा जी, एक और मुझे चीज़ अभी याद आ रही है। पंजाब हरियाणा कोर्ट जो है, चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट बैठता है, हाँ। उसके सामने किसी एक कैदी ने ये पिछले दिनों पिटीशन लगाई थी कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रखना ये मेरा मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट है। और उसके ऊपर जहाँ तक मुझे याद है उस कोर्ट ने कहा था कि हाँ है, सरकार इस दिशा में कार्रवाई करे। अगर इस देश के न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकते हैं तो क्या उनको साध्वी पर सोचने के लिए टाइम नहीं है? उनको भगवान की घंटी बजाने के लिए भी 15-15 एप्लीकेशन करनी पड़ती है। आखिर एक न्यायालय इस दिशा में बोलता है और दूसरा न्यायालय इधर बोलता कैसे है? मुझे पता है कि मैं इस देश के उन न्यायालयों के खिलाफ बोल रहा हूं जो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार हूं। अगर इनको नंगा करना है तो ये बोलना होगा। सुरेश जी, मैं एक बात और यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले दिनों साध्वी प्रज्ञा की माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि अब इनको आप घर पे ले जाइए, आप इनके जो है घर पर ले जाकर सेवा कीजिए, कुछ ही दिनों की मेहमान है। हमने वहाँ की अदालत में गुहार लगाई कि वो मरणासन है, कुछ घंटों की मेहमान है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। इतना दर्द हुआ ये जानकर जब पिटीशन हमने कोर्ट में लगाई। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने ऐसी महिला को क्या आदेश दिया कि आप सिर्फ 1 घंटे के लिए कस्टडी में जाइए। क्या ये संभव है? कैंसर से पीड़ित महिला, वो महिला जिसको सुबह उठने के बाद इतनी गिडीनेस होती है, इतनी अस्वस्थ होती है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे तो उनको नॉर्मल होने में लगता है। बिल्कुल नॉर्मल होने में। और संजय दत्त के पत्नी को जुकाम हो जाता है तो संजय दत्त को पेरोल मिल जाता है, 2 बार एक्सटेंशन मिलता है। और पत्नी के जुकाम पे बाहर आया हुआ संजय दत्त पेस्ट्री पार्टियां करने जाता है। ये तो स्थिति है। लेकिन यही सवाल है कि आखिर ये व्यवस्था आप लोगों के थ्रू, न्यायालय के थ्रू अगर ठीक नहीं हो सकती तो दूसरा रास्ता क्या है? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अच्छा, ओके सर, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ, हेलो, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। चलिए, अब समय की कमी इसलिए मैं दोनों वकीलों के पास जाऊंगा और एक एक उपाय आपके तरफ से आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई होप है या होप नहीं है? जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस महाराष्ट्र हाई कोर्ट को कि आप इसको जो पर्टिकुलर कोर्ट है उसको डेजिग्नेट करें सो दैट दिस बेल पिटीशन इज डिसाइडेड विद इन 1 month एंड ट्रायल इज कंक्लूडेड एट द अर्लीस्ट। बट आज तक 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इसमें महाराष्ट्र सरकार कुछ कर सकती है? नहीं, ये चीफ जस्टिस को करना है। चीफ जस्टिस नहीं, लेकिन अगर वो कुछ करेंगे नहीं तो किसके पास है? कोई तो कह पाएगा? न्यायालय मंत्री कुछ बोल सकता है, विधि और न्याय मंत्री, या वो भी कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल बोल सकता है। तो सरकार की नज़र सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे है। हाँ। सरकार ने जजमेंट को देख लिया है, सरकार उस पर चुप्पी साधे बैठी है। अगर मानो न्यायालय अपना काम नहीं करेंगी तो क्या सरकार चुप बैठी रहेगी? सरकार के न्याय मंत्री, सरकार के न्याय मंत्री का क्या दायित्व है? बिल्कुल, सरकार के लीगल सेक्रेटरी का क्या मतलब है? बिल्कुल, संसद और सरकार कुछ काम नहीं करती तो न्यायालय अगर हस्तक्षेप कर सकती है, तो न्यायालय अगर कोई काम नहीं करता है तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। हस्तक्षेप कोई और करे ना करे, हम तो जरूर करेंगे, बिंदास बोलेंगे। 8वें दिन तक इस सीरीज को चलाया है। अगले 2 दिन हम इस सीरीज के और पहलू भी आपके सामने लाएंगे। उसके बाद आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो इस विषय को कंटिन्यू जरूर करेंगे। मैं दोनों वकील साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर आए, और आप करोड़ों दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। इसका पुनः प्रसारण रात को 11 बजे और सवेरे 9 बजे जरूर देखें। आज के लिए इतना है।
जय हिंद।